तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इंपीरियल एडवाइजर के गाइडेंस के साथ किन्मो ने अपनी 5 लुमिनरीज की डिवाइन ट्रेजरीज को अनलॉक कर दिया, जिसके बाद ये लोग सीधे सदन बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए। इस बार एडवाइजर सभी रेबल्स को कुचलना चाहते थे, तो उन्होंने रेबल्स के सामने 2 ऑप्शंस रखे। एक तो वो लोग चुपचाप से हार मान ले, या फिर दूसरा ये कि मार्शल लॉस के तहत एडवाइजर के साथ बैटल करे। तो रेबल्स ने उनके सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया। वो सब लोग मिलकर एडवाइजर का नामो निशान मिटाना चाहते थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दाशंग का फोर्ट दिखाया गया, जहाँ पर दाशंग का लीडर सबको बता रहा था कि यांगकांग हमेशा रिफॉर्म के बारे में बात करता है। उसका मानना है कि वो कई सारे बदलाव करके इस दुनिया को एक बेहतर प्लेस बना रहा, मगर असल बात तो ये है कि वो सुधार के नाम पर बस हमारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता। उन्होंने न जाने कितने ही सारे छोटे मोटे सेक्ट बर्बाद कर दिए। एजुकेशन के नाम पर वो हमसे हमारी सीक्रेट टेक्निक छीनना चाहता। लेकिन अब बहुत हुआ, हमारी भी एक हद है। इस बार हम उस यांगकांग के एडवाइजर को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। हम अपनी इस दाशियांग में इंपीरियल एडवाइजर का मुकाबला करके उस डीमन को यहीं पर एलिमिनेट कर देंगे, ताकि इस दुनिया में दोबारा से शांति कायम हो जाए। और उतने में वहाँ पर एक लेडी की आवाज गूंजने लगी। वो कह रही थी कि मर्दों के लफ्जों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर उन मर्दों पर तो कभी भरोसा मत करो जो अपना ही चेहरा छुपा के रखते। वेल, यहाँ पर उस लेडी ने सीधे इस ग्रुप के लीडर को ताना मारा था, क्योंकि इस बंदे ने मास्क पहना है। वो लेडी उससे कहने लगी कि तुमने हमें बताया था कि तुम्हारी हर्मिट जेन के साथ पुरानी दोस्ती है, मगर फिर भी तुमने अपने अच्छे दोस्त को यांगकांग के एडवाइजर के पास भेज दिया। फिर क्या यांगकांग के एडवाइजर ने मास्टर जेन का भी खात्मा कर दिया? दरअसल पिछले एपिसोड में जो बंदा एडवाइजर के हाथों मारा गया था, ये लेडी उसी का जिक्र कर रही है। वो लेडी उस नकाबपोश बंदे से कहने लगी कि तुम हमेशा यही दिखाते हो कि तुम यांगकांग के खिलाफ हो, लेकिन तुमने सीक्रेटली ही इंपीरियल फैमिली के साथ अपने क्लोज रिलेशन बना के रखे। उन लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि तुम जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे। वेल, इस लेडी की बातों से इतना तो साबित हो गया कि ये बंदा यांगकांग का ही वफादार था, जिसने एडवाइजर के पीठ पीछे चालबाजी की। वेल, इस लेडी का नाम है कियो दायुन और ये लीचिंग पैलेस की मास्टर थी। यहाँ पर कियो दायुन अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए कहने लगी कि मुझे तुम्हारे जैसे डुप्लीकेट लोग जरा भी पसंद नहीं आते। क्या पता कि तुम जंग में उतरने के साथ ही हमें भी धोखा दे दो। ऑलरेडी हमारी सदर्न बॉर्डर ने ढेर सारी सिटीज गवा दी है, तो मुझे नहीं लगता कि हमने इस जंग को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, वरना तो ये बाकी बचा हुआ दाशियांग कॉन्टिनेंट भी हमारे हाथ से चला जाएगा। जिस पर वो मास्क वाला बंदा कहने लगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हमें फ्री में तो सब कुछ नहीं मिलने वाला। जब यांगकांग के एडवाइजर ने ग्रेट डाचू पर अटैक किया था, वहाँ पर उसे तगड़ी हार मिली, जिससे एडवाइजर की दामन पर दाग लग गया और अब उस दाग को मिटाने के लिए बहुत बड़ी जीत हासिल करना चाहता, ताकि वो अपनी अथॉरिटी को मेंटेन कर पाए। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। इसी वजह से लिजाओ प्रीफेक्चर या फिर ली काउंटी की विक्ट्री उसके लिए मायने नहीं रखती। उसे तो एक बड़ी जीत दर्ज करनी है, ताकि वो ग्रेट डाचू में मिली तगड़ी हार से उभर पाए। तो इस बड़ी जीत के लिए वो जरूर से दाशियांग पहुंच जाएगा, क्योंकि दाशियांग ही उसका अगला टारगेट है। जिस पर लेडी दायुन कहने लगी, अच्छा तो तुम हमें चारे जैसा इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि इंपीरियल एडवाइजर सीधे यहाँ चला आए। और अब लेडी दायुन की नजर पड़ी 3 फॉर्म्स पर। वो उन्हें देखते साथ ही पैनिक होकर उस मास्क वाले बंदे से पूछने लगी कि क्या ये तीनों भी यांगकांग के खिलाफ हमारा साथ देने वाले हैं? जिस पर वो मास्क वाला बंदा बताने लगा कि ये तीनों एल्डर्स एंशिएंट एरा से बिलोंग करते हैं, तो इस जंग में ये हमारा पूरा साथ देंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दाशियांग की जंग यादगार होगी। अब बस एडवाइजर को बिना रोक टोक यहाँ पर आने दिया जाए, हम उसका यहीं पर इंतजार करेंगे। और अब हमें यांगकांग आर्मी का खेमा दिखाया गया, जहाँ पर एडवाइजर को खबर मिली कि उनकी वर्मिलोन बर्ड आर्मी ने होंग काउंटी को अपने कब्जे में कर लिया। साथ ही यांगकांग की अजूर ड्रैगन आर्मी ने विन काउंटी पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, ब्लैक टॉर्टोइज आर्मी ने भी किंगे काउंटी को अपने कब्जे में लिया। वेल, इन जितनी भी आर्मीज ने जीत हासिल की थी, वो सभी यांगकांग की ही बटालियन है, यानी कि हर तरफ बस यांगकांग को जीत हासिल हो रही थी। यहाँ पर जनरल किन एडवाइजर को बताने लगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम लोगों ने इतनी आसानी के साथ उन काउंटीज पर कब्जा कर लिया। इनफैक्ट उन काउंटीज ने तो फाइट बैक ही नहीं किया, जरूर से ये उनकी कोई चाल होगी। जो सुनते साथ ही ड्यूक कहने लगे कि मेरे ख्याल से दाशियांग एक ट्रैप है। अगर इंपीरियल एडवाइजर की इंजरीज हील नहीं हुई तो हम वहाँ पर फंस जाएंगे। तो किन्मो बताने लगा कि दाशियांग तो एक शेर की गुफा है और हम ठहरे यांगकांग के मामूली से स्कॉलर, तो मेरे ख्याल से हमने वापस लौट जाना चाहिए। जो सुनते साथ ही हुलिंग तो फटाफट से किन्मो की बात से अग्री हो गई। उसे भी इस भयानक जंग में शामिल नहीं होना था।
जाएगा। उतने में ही एडवाइजर कहते शेर की गुफा, वाह किन्मो तुमने तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। दाशियांग काफी ज्यादा खतरनाक है, वहाँ जाना तो अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया। वहाँ जाने के बाद तुम सभी स्कॉलर्स दाशियांग के लोकल कस्टम्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो। वेल यहाँ पर हम शियांग को देख पाते हैं जिसने थोड़ी देर पहले ही किन्मो के साथ कुछ डिस्कस किया था। वो किन्मो से कहते हैं कि दाशियांग की बैटल काफी ज्यादा भयानक होगी और मेरे ख्याल से एडवाइजर चाहता है कि तुम अपने हेवनली डीमन सेक्ट को यहाँ बुला लो ताकि इस भयानक बैटल में हमारा हेवनली डीमन सेक्ट एडवाइजर का साथ दे पाए। मगर इससे तो हमारे डीमन सेक्ट का काफी बड़ा नुकसान होगा, चाहे हम दाशियांग पर फतेह हासिल करें या ना करें। मार्शल वर्ल्ड में हमारे हेवनली डीमन सेक्ट की काफी ज्यादा बदनामी होगी। इस दुनिया के 90% सेक्ट यांगकांग के खिलाफ है और अगर ऐसे में हमने यांगकांग का साथ दिया तो सभी सेक्ट हमारी भी दुश्मन बन जाएंगे। तो एज ए सेक्ट लीडर क्या तुम वाकई हमारे हेवनली डीमन सेक्ट की ऐसी हालत करना चाहते हो? जिस पर किन्मो कहने लगा कि हमारी सेक्ट का असली नाम था होली सेक्ट, लेकिन उसे तो हेवनली डिमोनिक सेक्ट के नाम से जाना जाता। हमारे तो नाम में ही डिमोनिक है, तो फिर हमने इज्जत की इतनी फिक्र क्यों करनी चाहिए? जो ऑलरेडी बदनाम है उसे इज्जत की कोई परवाह नहीं रहती। तुम्हें क्या लगता है हमारे पैट्रियार्क ने अपनी सारी टीचिंग इंपीरियल एडवाइजर को पास डाउन क्यों की होगी? जिस पर शियांग कह रही थी कि जाहिर सी बात है वो चाहते थे कि इंपीरियल एडवाइजर बदलाव लाए और इसी वजह से हमारे पैट्रियार्क ने उन्हें ढेर सारा नॉलेज दिया ताकि यांगकांग भी हमारे जैसा ही होली सेक्ट बन जाए। जिस पर किन्मो कह रहा था जरा सोचो, अगर इंपीरियल एडवाइजर मारा गया तो हमारे पैट्रियार्क की सारी मेहनत जाया हो जाएगी और इसी वजह से हमारे पैट्रियार्क ने तुम्हें और मुझे इंपीरियल एकेडमी का हिस्सा बनाया ताकि हम इंपीरियल एडवाइजर पर नजर रख सके। अगर एडवाइजर ने अपने प्रिंसिपल अपनी सोच को धोखा दिया तो तुम, मैं और हमारा होली सेक्ट उसके सिर पर टंगी हुई तलवार बन जाएंगे। हमारा काम है एडवाइजर को भटकने से रोकना, उसे कुछ भी करके अपने यांगकांग नेशन को हमारे होली सेक्ट जैसा बनाना होगा और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम दोनों का काम है उन्हें खत्म कर देना। जिस पर शियांग कह रही थी कि तुम हमारे हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर हो, अगर तुम भी हमारी टीचिंग को भूल गए तो फिर मैं तुम्हारे सिर पर टंगी हुई तलवार बन जाऊंगी और उस दिन तुम्हें खत्म करने में मुझे जरा भी हेजिटेशन नहीं होगा। इसीलिए कभी भी हमारे होली सेक्ट को धोखा देने की सोचना भी मत, वरना तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। जो सुनते साथ ही किन्मो भी काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि तुम हमारे सेक्ट की होली मेडन हो, तो अगर मैं कभी भी रास्ते से भटक जाऊं तो तुम्हारा काम है मुझे पनिश करना। जो सुनते साथ ही शियांग दिल ही दिल में कहने लगी कि शायद ये लड़का ये बात भूल गया है कि मैं सी फैमिली की मेंबर हूँ। हमारी सी फैमिली के मेंबर्स के पास तो पैदाइशी टैलेंट है, वो किसी भी सेक्ट लीडर को स्ले कर सकते, जैसे कि हमारी ग्रैनी सी ने किया था। अगर किन्मो आगे चलकर ज्यादा नखरे दिखाएगा तो मैं जरूर से इसे मार दूंगी। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। यांगकांग का खेमा काफी तेजी के साथ दाशियांग की तरफ आगे बढ़ रहा था और तभी अचानक से इन्हें रास्ते में कई सारे लोग नजर आने लगे जिन्होंने अपने हाथ में बैनर पकड़ा हुआ था। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि किन्मो का हेवनली डीमन सेक्ट है। वहीं पर किन्मो एडवाइजर को बताने लगा कि मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर चाय के लिए बुलाया गया है। जो सुनते साथ ही एडवाइजर किन्मो के साथ हेवनली डीमन सेक्ट में पहुँच गए, जहाँ पर हम ब्लैक एंड व्हाइट कॉस्ट्यूम में दो पर्सन्स को देख पाते हैं। अभी कौन है इनकी पहचान के बारे में हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। यहाँ पर किन्मो के दोस्त भी इन टावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि जो सिटी नक्शे में नहीं है वो यहाँ पर अचानक से इमर्ज कैसे हो गई। वहीं पर किन्मो एडवाइजर के साथ चाय पीते हुए अपने आगे की स्ट्रेटेजीज को प्लान करने लगा और अब अपना इम्पोर्टेंट डिस्कशन खत्म करने के बाद ये लोग वहाँ से रवाना हो गए। साथ ही साथ हेवनली डीमन सेक्ट भी वहाँ से अचानक से ही गायब हो गया। वेल इन लोगों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ है जिसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। और अब अपनी कैरेज पर आते साथ ही इंपीरियल एडवाइजर ने अपनी आर्मी को हुक्म दिया कि हमें बिना वक्त जाया करे दाशियांग में पहुंचना होगा। सो इस तरह से इंपीरियल एडवाइजर ने दाशियांग के साथ बैटल करने का पूरा मन बना लिया था। और अब कुछ ही दिनों बाद ये लोग दाशियांग के गेट के सामने पहुंच गए। यहाँ पर इंपीरियल एडवाइजर ने नोटिस किया कि दाशियांग के फोर्ट पर कई सारे सेक्ट के फ्लैग्स लगे हैं, यानी कि साउथ बॉर्डर का हर एक सेक्ट दाशियांग में जमा हो चुका है। इन सभी फ्लैग्स को देखकर यांगकांग के एडवाइजर बताने लगे कि जब मैंने सुधार का काम शुरू किया था उस वक्त मैंने ओल्ड एरा के न जाने कितने ही सारे सेक्ट को हरा दिया, लेकिन मैंने उन्हें पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया था और मेरे ख्याल से यही मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई। जिन्हें मैंने जिंदा रखा वही मेरे दुश्मन बन गए और फिर आगे चलकर उन्होंने इस बगावत की शुरुआत कर दी। अब अगर पीछे मुड़कर देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ओल्ड एरा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहिए था। अगर तुम्हें रेवोल्यूशन करना है तो खून खराबा लाजमी होगा, कई सारे सिर धड़ से अलग होना ही क्रांति की शुरुआत होगी। इसलिए आज अगर दाशियांग
दाशांग में खून की नदियाँ क्यों न बह जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं किसी पर रहम नहीं दिखाने वाला। यहाँ पर एडवाइजर की बातें सुनकर किन्मो भी थोड़ा सा पैनिक हो गया था। वो समझ चुका था कि आज यहाँ पर खून की नदियाँ बहने वाली हैं। और उतने में ही इंपीरियल एडवाइजर ने ड्यूक वेई को हुक्म दिया कि जल्दी से इस सिटी के बाहर हमारे कैंप सेटअप कर दो। हमारी आर्मी अब यहीं पर डेरा डालेगी। जिसके बाद वो किन्मो और उसके साथियों को लेकर सीधे दाशांग के किले की तरफ रवाना हो गए। उन्हें किले की तरफ आता हुआ देखकर वहाँ का दरवाजा अपने आप ओपन होने लगा और अब डोर के ओपन होते साथ ही इन सभी के होश उड़ गए। वहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स तैनात थे और वो भी अपने धर्मा फॉर्म के साथ। किन्मो के साथ ही कह रहे थे कि ये सभी लोग तो हेवनली realm के एक्सपर्ट हैं। हमने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि दाशांग के पास इतने सारे जीनियस होंगे। और रास्ते में इनकी मुलाकात हो गई जियाओनान से, जो कि किन्मो को देखते साथ ही काफी ज्यादा भड़क गई और वहीं पर किन्मो के चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी। यहाँ पर मॉन्ग शिन से कहने लगा कि ये तो जियाओनान का स्नेक है, फिर इस पर एक लड़की तैनात कैसे हो गई। वेल इन्हें कोई खबर ही नहीं थी कि जियाओनान अब एक लड़की बन चुका है। यहाँ पर जियाओनान किन्मो से कहने लगी कि तुम इंपीरियल एडवाइजर के पीछे कब तक ही छुप सकते हो, ये बंदा हमेशा तो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगा। और उतने में लेडी दायुन की वहाँ पर आवाज गूंजने लगी। वो कह रही थी कि इंपीरियल एडवाइजर ने हमें दो ऑप्शंस दिए थे, एक तो ये कि वो सीधे सदन बॉर्डर को पूरी तरह से तहस नहस करेंगे, या फिर दूसरा ये कि हम सभी लोग मिलकर उन्हें मार्शल लॉज के अकॉर्डिंग चैलेंज करेंगे। तो हमने भी सेकंड ऑप्शन को चुन लिया है। यहाँ का माउंटेन पीक ही एडवाइजर के लिए लाइफ एंड डेथ अरीना होगा। एक तो यहाँ पर हम मरेंगे या फिर एडवाइजर। तो मैं एडवाइजर को अरीना की तरफ आने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। तो अब एडवाइजर भी माउंटेन पीक पर पहुंच गए। उस अरीना में न जाने कितने ही सारे फैक्शंस के लोग मौजूद थे। तभी दाशांग का लीडर उनसे कहने लगा कि हेवंस के अंडर जितने भी गॉड्स हैं उनके नीचे आप हो, आपका स्टेटस भी किसी गॉड से कम नहीं होगा, तो फिर आप अपने साथ इतने कम लोगों को क्यों लाए हो। जिस पर एडवाइजर भी कूल अंदाज में कहने लगे कि हम इतने ही लोग तुम सबके लिए काफी होंगे। जो सुनते साथ ही वो मास्क वाला बंदा हंसते हुए कहने लगा कि एडवाइजर हालात इतने खराब हो गए, लेकिन अभी तक आपकी अकड़ कम नहीं हुई। हाँ भाई, अकड़ दिखाना तो बनता ही है, क्योंकि आपने कई सारी जीत हासिल की। लिजाओ प्रीफेक्चर और ली काउंटी में आपने एक बड़ी फतेह को अचीव किया और शायद इसी वजह से आपका घमंड अब और भी ज्यादा बढ़ चुका। लेकिन आपने इतना भी घमंडी नहीं बनना था कि मुंह उठाकर मेरे दाशियांग में चले आए। और अब वहाँ पर काफी तेज आरा फैलने लगी। पूरा इलाका बर्फ में तब्दील हो रहा था, जिसे देखते साथ ही किन्मो और उसके साथ ही काफी ज्यादा हैरान हो गए। बोले यहाँ पर लेडी दायुन ने अपना डिवाइन शैडो फॉर्म अनलिश किया था, जो कि काफी ज्यादा भयानक है। वेल यहाँ पर शियांग तो इस डिवाइन शैडो फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कहने लगी कि ये बंदी कल्टीवेशन की उस लेवल पर पहुंच गई है कि बस एक ही ब्रेक थ्रू करने के बाद ही गॉड realm में एंटर करेगी। और अब वहाँ पर एक के बाद एक न जाने कितने ही सारे धर्मा फॉर्म अपीयर होने लगे। वेल इस सभी लोग अपने अपने फैक्शंस के लीडर थे और इन सभी ने कल्टीवेशन की डिवाइन ब्रिज realm को अचीव किया था, जो देखते साथ ही मोंगशियू काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो किन्मो से पूछने लगा कि मेरे भाई, क्या तुम्हें ऐसा वाकई लगता है कि हम इतने पावरफुल लोगों का मुकाबला करके एडवाइजर की मदद कर पाएंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा कि इन सब के एक एक फटके में ही हमारा काम तमाम हो जाएगा। हालांकि किन्मो इस पर कोई जवाब नहीं देता। उसे भी अंदाजा नहीं था कि इतने सारे पावरफुल लोग एडवाइजर के खिलाफ हो जाएंगे। यहाँ पर एडवाइजर लेडी दाई से कहने लगे कि आप लीचिंग पैलेस की मास्टर हो। मैंने सुना था कि आपके लिए हेंशियन सोर्ड टेक्निक काफी ज्यादा फेमस है। लेजेंड्स के हिसाब से ये टेक्निक आपको गॉड्स ने पास डाउन की थी और आपका लीचिंग पैलेस बस फीमेल डिसाइपल्स के लिए फेमस है। आपके सेक्ट में कोई भी मर्द मौजूद नहीं। आपके जितने भी फीमेल कल्टीवेटर्स है उन सबको आपने इमोशंस और हेट्रेड से अलग कर दिया। जिसके बाद वो बेगर सेक्ट से कहने लगे कि आपकी भी 100 पावर्टी प्रोफाउंड आर्ट काफी ज्यादा मशहूर है। वहीं पर कॉप्स इमॉर्टल सेक्ट की मासाकर कॉप्स टेक्निक ने मुझे अमेज किया था, लेकिन मैं आपके टेक्निक की सराहना नहीं करूंगा क्योंकि वो काफी ज्यादा ब्रूटल है। जिसके बाद एडवाइजर कहने लगे कि 3 वंडर फोर्ट की ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट भी मुझे पसंद आई थी। वहीं पर द ग्रेट हीरो एंशिएंट टेम्पल अपने मंत्रा सील के लिए फेमस है। मैंने तुम्हारी फॉर्मेशन ड्वेलिंग डिस्ट्रक्शन एम्प्टीनेस को पढ़ा था। जिसके बाद एडवाइजर 9 नेदर गेट के बारे में बताने लगे। वो कह रहे थे कि तुम अपनी सोल समनिंग गाइड के लिए फेमस हो। वहीं पर ट्रू लॉर्ड डाओ चुआन मेडिसिन की प्रैक्टिस करके इस दुनिया को बचाते आ रहे। ठीक 10 साल पहले मैंने लॉर्ड डाओ चुआन को इन्वाइट किया था कि वो आकर मेरे इंपीरियल अकेडमी को ज्वाइन
करे। आपने मेरे उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और मैंने आपको ट्रू लॉर्ड का टाइटल दिया, लेकिन फिर आप भी मेरे खिलाफ हो गए। जिस पर डाउचॉन कह रहा था कि एडवाइजर तुम सभी टाओइस्ट सेक्ट को मिटाना चाहते थे और इसी वजह से मुझे तुम्हारे खिलाफ जाना पड़ा। जिस पर एडवाइजर कह रहे थे कि मैं टाओइस्ट सेक्ट को डिस्ट्रॉय करके काफी सारे लोगों को हील करना चाहता था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा ये प्लान काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ? जिस पर डाउचॉन कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, तुमने अपने प्लान को काफी अच्छे से एग्जीक्यूट किया। पहला तो हमारी इस दुनिया में गिने चुने फिजिशियंस पाए जाते थे, लेकिन अब तो यहाँ पर कीड़ों की तादाद में फिजिशियन उभरते जा रहे। पहला जो लोग हमारे पास इलाज के लिए आते थे, अब वो लोग खुद ही अपना इलाज कर रहे। महामारी भी ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म हो गई, लेकिन इतने सालों के बाद भी तुम्हारी एकेडमी एक फिजिशियन को बना नहीं पाई जिसे डिवाइन टाइटल दिया जाए। तुमने जितने भी नमूनों को बनाया वो बस सर्दी बुखार के लिए काम आएंगे। उनमें से किसी के पास भी ऐसी एबिलिटीज नहीं जिसे मैं डिवाइन हीलर कह सकूं। इसलिए तुम्हारा ये प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका। तुमने तो बस यहाँ पर फिजिशियंस की भीड़ बढ़ाई है, जिससे हमारे जैसे फिजिशियंस का काफी बड़ा नुकसान हो गया। जिस पर एडवाइजर कहते हैं कि ये किया फिर 2 डिवाइन हीलर्स हजारों लाखों का इलाज नहीं कर सकते। वो जब तक 2 लोगों का इलाज करेंगे तब तक 100 लोग मारे जाएंगे। और इसी वजह से मैंने मेडिसिन का नॉलेज इस पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट किया, ताकि 100 में से एक बंदा तो खुद की और दूसरों की मदद करने के लिए काबिल बन पाए। लेकिन तुम चाहते थे कि मेडिसिन का नॉलेज बहुत ही कम लोगों के पास होना चाहिए, और यही वजह है कि हम दोनों अलग अलग पाथ को फॉलो कर रहे हैं। हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तुम बस गिने चुने लोगों का फायदा करना चाहते हो और मैं सबका करना चाहता हूँ। तो ये अच्छा हुआ कि तुम मेरे खिलाफ हो गए। जिसके बाद एडवाइजर लिनशान से पूछने लगे कि बताओ आपकी बगावत का क्या रीजन है। जिस पर लिनशान कहने लगा कि वैसे तो आपने मुझे प्रमोट किया था, लेकिन मेरा भी एक सेक्ट है और मैंने हमेशा 5 एलिमेंट सोर्स स्क्रिप्चर को स्टडी किया, तो मैं अपना नॉलेज जाया होना नहीं देना चाहता था। जिस पर एडवाइजर बताते हैं कि मेरे ही कहने पर एम्परर ने आपको मिनिस्टर की पोजीशन दी थी, क्योंकि आप जस्टिस को अपहोल्ड करने वाले पर्सन हो। साथ ही आप ट्रूप्स को हैंडल करने में भी एक्सीलेंट थे और इसी वजह से आपको मिनिस्टर की पोजीशन से नवाजा गया। मुझे लगा था कि आप इस नई शुरुआत में मेरा साथ दोगे, लेकिन फिर जब आपने भी रेबल्स को ज्वाइन किया तब मुझे काफी ज्यादा निराशा हुई। भले फिलहाल हम अलग अलग ट्रूप्स को लीड कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बात दिल से मानता हूँ कि आप काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। भले एडवाइजर ने यहाँ पर इस बंदे से काफी अच्छे से बात की थी, लेकिन लिनशान का गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ। वो कह रहा था कि तुम्हें आज तुम्हारे एक्शंस की सजा मिलेगी। तुमने यहाँ पर ढेर सारे बदलाव किए जो कि हमारी परंपराओं के खिलाफ थे। तुम एक करप्ट इंसान बन चुके हो और इसी वजह से हम सब तुम्हारे खिलाफ हैं। जिस पर एडवाइजर कहने लगे कि मैं तो बस इस दुनिया में शांति कायम करना चाहता हूँ, और वो शांति तब तक एस्टेब्लिश नहीं हो सकती जब तक कि मैं हर एक बगावत करने वाले का सर न कुचल दूं। तुम काफी अच्छे इंसान हो, लेकिन तुमने मेरा रास्ता ब्लॉक किया, इसी वजह से अब तुम हमारे दुश्मन बन चुके। जिसके बाद एडवाइजर अपनी टीम से कहने लगे कि अब मैं तुम्हें बहुत ही स्पेशल लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। वेल, ये 3 लोग कोई और नहीं बल्कि वही ओल्ड मॉन्स्टर्स थे जिन्होंने एडवाइजर पर अटैक किया था। उसमें से एक लेडी ने तुरंत ही अपनी पॉइजनस ऑरा को फैलाते हुए अपनी धर्मा फॉर्म को समन कर लिया। इस बंदी का पॉइजन काफी ज्यादा भयानक था। वही दूसरा ओल्ड मॉन्स्टर भी अपनी स्पिरिचुअल ब्रश को स्पिन करते हुए अपने धर्मा फॉर्म को समन कर चुका, और अब बारी थी तीसरे ओल्ड मॉन्स्टर की, जिसने अपनी तलवारें हवा में रिलीज करते हुए उसमें से एक जायंट सोर्ड फॉर्म कर ली, और अब वहाँ पर उसका भी धर्मा फॉर्म अपीयर हो चुका था। इधर किन्मो अपने साथियों को बताने लगा कि इन्हीं 3 ओल्ड मॉन्स्टर्स ने हमारे एडवाइजर पर अटैक किया था, जिसमें वो बाल बाल जिंदा बच गए, और ये तीनों एंसेस्टर डिवाइन ब्रिज realm की पिक पर हैं। उतने में ही उन तीनों ओल्ड मॉन्स्टर्स ने अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करना शुरू कर दी। वहीं पर किन्मो एडवाइजर को बताने लगा कि ये तीनों तो काफी ज्यादा भयानक हैं। अगर किसी डेटी ने भी इनका मुकाबला किया तो ये उस गॉड को हरा देंगे। मैंने तो ऐसी भयानक ऑरा बस एक ही बंदे के पास देखी थी, जिनके हाथ पांव तो काम नहीं करते, लेकिन उनके आंखों में इतनी पावर थी कि वो अपने नजरों से ही किसी गॉड को भी हरा दे। तो एडवाइजर पूछते बताओ किन्मो वो बंदा कौन था, जिस पर किन्मो कहता है कि वो तो मेरे मास्टर हैं। जो सुनते साथ ही वो जोर जोर से हंसने लगे। वो कहते किन्मो मुझे लगा ही था कि तुम्हारे मास्टर के पास ऐसी एबिलिटीज होगी। और अब एडवाइजर ने इन तीनों ओल्ड मॉन्स्टर्स के नाम बता दिए, जिसमें से एक था ट्रू लॉर्ड तियान, दूसरा था हर्मिट ली और तीसरी थी मास्टर कियोंग। मास्टर कियोंग कहने लगी कि एडवाइजर पिछली बार तुम हमारे अटैक से बाल बाल जिंदा बच गए, और यकीन मानो
इस बात का हम तीनों को भी काफी ज्यादा अफसोस हुआ। उस दिन हम तीनों ने तुम्हें मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन हम नाकाम रहे। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा, आज तो तुम्हें मरना पड़ेगा। जो सुनकर एडवाइजर कहते हैं कि अब तुम तीनों की भी उम्र हो गई, तो मेरे ख्याल से मेरे खिलाफ जाने की बजाय तुमने अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय करना चाहिए था। मगर तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, चाहे फिर उनका एक पाव कब्र में ही क्यों ना हो, उन्हें अकल नहीं आएगी। जिस पर वो लेडी कहने लगी कि 3 वंडर्स फोर्ट का मास्टर मेरा बेटा है, अगर वो तुम्हारे खिलाफ है तो मुझे भी उसका साथ देना पड़ेगा। वहीं पर लॉर्ड तियान कहने लगा कि एडवाइजर, तुम्हें याद ही होगा कि तुमने चुयुन नेशन को डिस्ट्रॉय किया था। दरअसल मैं ही उस किंगडम का फाउंडर हूँ और तुमने अपने सुधार के चक्कर में मेरे किंगडम को पत्तों जैसा बिखेर दिया। उतने में ही तीसरा ओल्ड मॉन्स्टर कहने लगा कि मेरा तो कोई सॉलिड बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं क्योंगली आर्ट को प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं जितने ज्यादा बुरे काम करूंगा उतना ही ज्यादा राइचस बनूंगा, और इसी वजह से मैं भी तुम्हारे खिलाफ हो गया। जिस पर एडवाइजर कहते हैं कि प्रिंसिपल्स को समझने के लिए मैं चीजों को इन्वेस्टिगेट करता हूँ, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट को स्टडी करके उनका नॉलेज हासिल करना मेरी हॉबी है। और जहाँ तक मुझे पता है मैंने कभी किसी के प्रिंसिपल को ब्रेक नहीं किया। मैं तो बस इतना चाहता था कि सभी से अपना नॉलेज इस दुनिया के साथ शेयर करे। तो बताओ फिर तुम सभी लोग मेरे खिलाफ क्यों हो गए? आखिर क्यों तुमने मुझ पर जानलेवा हमला किया था? मैंने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर मेरे खिलाफ इतनी सारी बगावतें क्यों? जिस पर ओल्ड मास्टर कह रहा था कि यांगकांग में तुम्हारा इन्फ्लुएंस हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा। भले ही तुम अभी तक कल्टीवेशन की बुलंदियों को हासिल नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे एम्बिशंस काफी ज्यादा बड़े हैं। सो अगर हमने तुम्हें अभी एलिमिनेट नहीं किया तो तुम इस पूरी दुनिया पर राज करोगे। हो सकता है कि आगे चलकर तुम एम्परर का तख्त भी उससे छीन लो। वेल, यहाँ पर एडवाइजर ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी भी इस दुनिया का एम्परर बनने के बारे में सोचा भी नहीं। वो तो बस इस दुनिया को एक नया चेहरा देना चाहते थे, जहाँ पर हर तरफ बस इक्वालिटी हो। सो फाइनली उन्होंने भी फैसला किया कि वो इन लोगों के मुंह नहीं लगने वाले। वो पूछते कि बताओ यहाँ पर कौन कौन मेरे खिलाफ जाना चाहता है। उतने में एक बंदा सामने आ गया। वो कह रहा था कि मेरा ग्रेट हीरो एंशिएंट टेम्पल तुम्हारे खिलाफ है। इतना ही नहीं, बोन स्पिरिट सेक्ट, फायर फिश सेक्ट, मोलान गेट और स्टार सिटी सी रीजन, ये सारे की सारे यांगकांग के खिलाफ थे। वो लोग कह रहे थे कि हम मरते दम तक तुम्हारे खिलाफ बगावत करेंगे। जो सुनकर ही ओल्ड मॉन्स्टर काफी ज्यादा खुश हो गई। वहीं पर वो मास्क वाला बंदा कह रहा था कि एडवाइजर, जरा अपनी आंखें खोलो और देखो, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें एग्जीक्यूट ना करना चाहता हो। पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। तुम इतना ज्यादा जलील हो चुके हो कि तुमने डूब के ही मर जाना चाहिए। जिस पर एडवाइजर कह रहे थे कि तुम्हारे पास बस 10-15 हजार लोग हैं, तो भला तुम इतने लोगों को पूरी दुनिया कैसे कह सकते हो? वैसे भी तुम्हारे जैसे मामूली लोग एक बार मारे जाए तो उनका एग्जिस्टेंस पूरी तरह से मिट जाता है, कोई उन्हें याद नहीं रखता। और इसी वजह से मैंने ये फैसला लिया कि अब इस दुनिया में शांति कायम करने के लिए तुम सबको मिटाना होगा। जो सुनते साथ ही उन लोगों ने गुस्से में आकर वहाँ पर एक एरी को फॉर्म कर दिया। किन्मो के दोस्तों ये सब देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गए। शेन कह रहा था, किन्मो क्यों ना तुम अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके सीधे यहाँ से बाहर चले जाओ। ड्यूक वेई को बताओ कि हमारे साथ फरेब हुआ है, ये लोग इस पूरे अरीना को सील कर रहे हैं। वहीं पर एडवाइजर कहने लगे कि तुम सभी लोग मेरे साथ मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग फाइट करने आए थे, लेकिन तुमने तो यहाँ पर धोखेबाजी की। क्या तुम सभी ने पक्का इरादा कर लिया है कि तुम मार्शल लॉ के खिलाफ जाओगे? जिस पर वो मास्क वाला बंदा कहने लगा कि आज यहाँ पर हम बस एक ही रूल को फॉलो करने वाले हैं, जो कि है तुम्हारा सर्वनाश। यहाँ पर हमने जानबूझकर हेवनली प्रिजन सील को एक्टिवेट किया है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा ये बाहर की दुनिया को जरा भी पता नहीं चलेगा। तो तुम यूँ समझ लो कि हमारा दाशियांग तुम सभी का कब्रिस्तान है। और उतने में इंपीरियल एडवाइजर ने किन्मो को इशारा कर दिया, तो किन्मो ने भी अपने हेवनली डीमन सेक्ट का बैनर बाहर निकाल लिया। जो देखते साथ ही शियांग के तो होश उड़ गए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।